मुरादाबाद सीट को लेकर एसपी का कंफ्यूजन किस कदर रहा, इसको लेकर एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिसको लेकर एसटी हसन का दावा है कि मुरादाबाद में एसपी की ओर से फिर से एसटी हसन को उम्मीदवार घोषित किया गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट के चलते ये लेटर रिटर्निंग ऑफिसर तक नहीं पहुंच पाया। लिहाजा एसटी हसन को अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी और रुचि वीरा को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित करना पड़ा। तो मुरादाबाद सीट को लेकर ये लेटर वायरल हो रहा है। अखिलेश जी तो मुझे चाहते थे कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूं और मेरा निरस्तीकरण नहीं होना चाहिए, और उसी सिलसिले में उन्होंने लेटर भेजा था और ताकि मैं ये दाखिल करके उसका निरस्तीकरण कराऊं, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया था। जब टाइम 3 बजे के बाद ये मौसूल हुआ, ये लेटर आपने कहाँ से निकाला, कैसे मिला, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह हकीकत है कि अखिलेश जी मुझे चुनाव लड़ाना चाहते हैं। राजीव हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गया। राजीव, हमने देखा मुरादाबाद सीट को लेकर कैसे एसपी के बीच कंफ्यूजन रहा, एसटी हसन का टिकट कटा, अब इसको लेकर एक जो लेटर है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या जानकारी? अब देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है, चाहे मुरादाबाद हो या मेरठ हो, वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के नाम पर एक नहीं बल्कि कई उम्मीदवारों द्वारा पहले अपना नामांकन पत्र भरा गया है और उसके बाद एक एक कर वापस लिया गया। अगर खासकर बात मुरादाबाद की करें तो समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले एसटी हसन को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया था और इसीलिए उन्हें ए और बी फॉर्म देकर उनको नामांकन पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद आजम खान के दबाव में समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को बदलने का ऐलान किया और फिर रुचि वीरा को वहां से अपना उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन इस बीच जो लेटर वायरल हो रहा है उसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी रुचि वीरा को अपने उम्मीदवार के तौर पर अपना फैसला बदल रही है और वो एसटी हसन को ही अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है, क्योंकि निर्वाचन के नियमों के तहत नामांकन के अंतिम दिन यानी कि जो सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन होता है, उस तिथि तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संबंधित दल के होते हैं उनके पत्र के आधार पर ही जो निर्वाचन होता है उसको अधिकृत प्रत्याशी माना जाता है। तो ऐसे में जो अब लेटर वायरल हो रहा था वो 3 बजे तक यानी कि 27 मार्च को वो नहीं पहुंचा, जिसके चलते रुचि वीरा को ही समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया और एसटी हसन का नामांकन खारिज कर दिया गया। हालांकि इस दौरान खुद एसटी हसन ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके जो अधिकृत उनके पक्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये चाहते थे कि एसटी हसन ही मुरादाबाद से चुनाव लड़े और इसीलिए उनके पक्ष में ये लेटर लिखा गया था, जिसे चार्टर्ड प्लेन से भेजा भी गया, लेकिन जानबूझकर उसे समय पर निर्वाचन अधिकारी को नहीं पहुंचाया गया, जिसके चलते एक साजिश के तहत उनके नामांकन को खारिज कराया गया और रुचि वीरा को वहां से उम्मीदवार बनाया गया। इसी तरह अगर बात मेरठ सीट की करें तो वहां पर भी पहले दूसरे कैंडिडेट को उतारा गया, फिर अतुल प्रधान को उतारा गया और इसी तरह कम से कम 5 लोगों ने समाजवादी पार्टी के नाम पर नामांकन किया। हालांकि आज जो है वो अतुल प्रधान के नामांकन को वैध माना गया है और लोगों को खारिज किया गया। तो कुल मिलाकर ये पहला मामला नहीं है, चाहे मेरठ हो, बदायूं हो या फिर मुरादाबाद हो, समाजवादी पार्टी के हर बड़े जिले में इस तरह के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। समाजवादी पार्टी की ये कोई रणनीति है या फिर इस तरह से गलती से इस तरह के लेटर वायरल हुए या फिर मंशा ही नहीं थी कि किसको उम्मीदवार बनाना है। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन है जो न सिर्फ प्रदेश मुख्यालय पर देखने को मिल रहा है बल्कि स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं में भी देखने को मिल रहा है, जिसका एक बड़ा खामियाजा आने वाले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है कि नामांकन के अंतिम दिन तक समाजवादी पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि वो किसे अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है। जबकि आपने देखा दूसरे दल, अगर खासकर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कम से कम उत्तर प्रदेश में 50 जिलों में 50 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान करीब 1 माह पहले ही कर चुकी है और यही कारण है कि अभी भी उन जिलों में क्या वहां की पॉलिटिकल कंडीशन है, जब अंतिम दिन नामांकन तक उम्मीदवार को यह पता ही नहीं होगा कि चुनाव उसे लड़ना है या दूसरे को, तो किस तरह से वो प्रचार करेंगे, किस तरह से जनता के बीच जाएंगे। लेकिन राजीव ये एक तरह से जनता के बीच कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, चाहे आप इसे रणनीति समाजवादी पार्टी की बोले या कुछ भी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बदायूं सीट को लेकर जो करारा वार विपक्ष पर किया है, इससे जनता क्या फैसला लेगी? एक मैसेज जा रहा है कि अंतरकलह है समाजवादी पार्टी के भीतर।
देखिए यकीनन ये समाजवादी शीर्ष नेतृत्व तो ये तय ही नहीं कर पा रहा है। चाहे आपने बदायूं की बात करें तो बदायूं से सबसे पहले धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया गया, फिर उनको हटाकर शिवपाल सिंह यादव को वहां से उम्मीदवार बनाया गया। कल गुन्नौर के एक विधानसभा कार्यक्रम में प्रस्ताव भेजा गया कि शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव को यहां से चुनाव लड़ाया जाए, जिसका प्रस्ताव पर अभी तक समाजवादी पार्टी शीर्ष नेतृत्व कोई फैसला नहीं कर सका है कि वहां से शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे या आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे। और यही कारण है कि इसको लेकर संबंधित लोकसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं, जो सपा समर्थक हैं, नेता हैं, उनमें भी एक बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिर चुनाव कौन लड़ेगा, किसके पक्ष में लोग वोट करने की अपील करें। जो कहीं ना कहीं न सिर्फ बदायूं, मुरादाबाद, मेरठ बल्कि कई ऐसी अन्य सीट हैं जिन पर भी अभी तक बना हुआ है और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब तक शीर्ष नेतृत्व को ही ये नहीं तय है कि आखिर चुनाव वो किसको लड़ाना चाहते हैं और एक एक दिन में 24-24 घंटे में 2-2 बार उम्मीदवार बदले जा रहे हैं, जिसका एक बड़ा असर आने वाले चुनाव में देखने को भी मिलेगा। बिल्कुल, एसटी हसन के खिलाफ अब ये बातें भी सामने आ रही हैं कि उनके खिलाफ खेल किसने किया, उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। अब देखिए अगर बात करें साजिश और खेल की तो एसटी हसन पहले ही ये आरोप लगा रहे थे कि आजम खान नहीं चाहते हैं कि उन्हें मुरादाबाद से उम्मीदवार बनाया जाए। और लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अखिलेश यादव ये चाहते थे कि एसटी हसन को ही मुरादाबाद से उम्मीदवार बनाया जाए तो आखिर उन नेताओं के खिलाफ अब तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई जिनको समय पर लेटर निर्वाचन अधिकारी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उनके खिलाफ अब इस नाम पर कार्रवाई नहीं की गई कि जो होना था वो हो चुका है। वो चाहते तो जरूर एसटी हसन को थे, लेकिन अब रुचि वीरा अधिकृत प्रत्याशी हो गई हैं तो समाजवादी पार्टी उन्हीं को चुनाव लड़ाएगी। लेकिन इसका एक बड़ा असर स्थानीय स्तर पर पड़ता है, लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। कहीं ना कहीं एसटी हसन के जो समर्थक होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, वो इसमें एक नेगेटिव भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। ऐसे में अगर समय पर टिकट डिक्लेयर नहीं होता है तो प्रत्याशी को अपने क्षेत्र की जनता तक ही पहुंचने में काफी समय लगता है। लेकिन जिस तरह से आप चाहे बदायूं की बात करें, मुरादाबाद की करें, मेरठ की बात करें, तो अभी तक ऐसी कई ये साफ तौर पर नजर आ रहा है राजीव कि समाजवादी पार्टी के आने वाले चुनावों को लेकर कोई तैयारी ही नहीं है। और जैसा कि बीजेपी कहती रही है कि प्रत्याशी ही नहीं खोज पा रही है समाजवादी पार्टी, को स्टैंड ही क्लियर नहीं हो रहा है। अब देखिए यकीनन अगर देखा जाए तो जिस तरह से 3 बड़ी सीटों पर जो ये घटनाक्रम सामने आए हैं कि आप नामांकन के अंतिम दिन तक उम्मीदवार बदल रहे हैं, उससे तो विपक्ष के आरोप ये सच ही साबित होते हैं कि समाजवादी पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पाई है। हालांकि बदायूं पर अब तक समाजवादी पार्टी फैसला नहीं कर पाई है कि शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे या आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही साथ कई अन्य सीटें भी हैं, चाहे उसमें कन्नौज हो या फिर अन्य जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, जिस पर मजबूत पकड़ मानी जाती है, उस पर भी समाजवादी पार्टी अपने अधिकृत उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं कर सकी है, जिसका बड़ा खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को समय पर और साफ तौर पर इस सीट के लिए, मुरादाबाद सीट के लिए तो सफाई दे दी गई है। बाकी सीटों को लेकर भी बोलना होगा समाजवादी पार्टी को कि वहां पर क्यों कंफ्यूजन क्रिएट की गई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब देखिए, क्या बदायूं से एसपी टिकट बदलेगी? ऐसी चर्चा है कि बदायूं से शिवपाल की जगह उनके बेटे आदित्य यादव मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि अभी ये सिर्फ चर्चा है। आदित्य यादव ने कहा है कि मैं बदायूं में प्रचार कर रहा हूं और टिकट को लेकर एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। टिकट मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, बदायूं में प्रचार करता रहूंगा, उनकी तरफ से कहा गया। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन अपना स्टैंड क्लियर करते हुए आदित्य नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि टिकट मिलता है तो भी ठीक है, नहीं मिलता है तो भी एक कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी के लिए कार्य करता रहूंगा। लेकिन उनके पिता ने, शिवपाल यादव ने, उनका नाम आगे किया है। चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाएं नहीं बल्कि यहाँ की जनता ने आज कार्यकर्ता जो सम्मेलन था और पहले भी हुए उसमें इस बात को रखा है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने नेता, अपने शीर्ष नेतृत्व के आदेश पे चलने वाली पार्टी है। नेताजी ने हमेशा हम लोगों को सिखाया कि पार्टी हमेशा उसूलों पे चलती है और आज के समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा ये आदेशित है, ये घोषित है कि बदायूं से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, जो कि कद्दावर नेता हैं, साथ ही हमारे पिता हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। तो हम उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। बाकी आगे पार्टी का जो भी निर्णय रहेगा,
हम लोग उसका पूरा सम्मान करेंगे। पार्टी टिकट देती है तो भी आदित्य यादव यहीं प्रचार करते मिलेंगे, पार्टी टिकट नहीं देती है, मेरे पिताजी लड़ते हैं, तो भी आदित्य यादव इसी बदायूं में प्रचार करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी परिवारवाद में ही फंसी नजर आ रही है। और आपने सुना आदित्य यादव का बयान, जो कि कंफ्यूजन चल रहा है। बदायूं से एसपी क्या टिकट बदलेगी, क्योंकि पहले शिवपाल सिंह यादव को टिकट मिला, वो उम्मीदवार घोषित किया, उसके बाद शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य यादव मैदान में उतर सकते हैं, ये भी बातें सामने आ रही हैं। ये सिर्फ चर्चाएं हैं। आदित्य यादव ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि बदायूं में वो प्रचार करते रहेंगे। तो लगातार रिएक्शन समाजवादी पार्टी के भीतर सामने आ रहे हैं। कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी के भीतर, क्यों अलग अलग सीट पर, स्पेशली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही इस तरह का हाल समाजवादी पार्टी का नजर क्यों आ रहा है कि कोई प्रत्याशी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। चाहे मेरठ की बात करें, आगरा की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, अब बदायूं में ये चर्चाएं चल रही हैं। अब देखिए, आदित्य यादव ने कह दिया है कि ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि उनको टिकट मिलता है या फिर नहीं, लेकिन वो प्रचार प्रसार करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। बरेली में कॉन्ट्रैक्टर सत्यसाई बिल्डर और उसके करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग की टीम रमेश गंगवार और उसके करीबियों के ठिकाने पर दस्तावेज की जांच कर रखी है। और रमेश गंगवार को कई आईएएस और आईपीएस का करीबी भी माना जाता है। काम में गड़बड़ी के चलते रमेश गंगवार को कई विभागों में ब्लैकलिस्ट भी किया गया। प्रेमनगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और संभल में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने आरोप के मुताबिक 2 दिन पहले मामूली विवाद के बाद आरोपी ने युवक को जान से मार देने की धमकी दी थी। और साथ ही साथ आज आरोपियों ने युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पीड़ित परिजनों की शिकायत पर 2 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कैला देवी थाना क्षेत्र के कैलमुड़ी का ये पूरा मामला है। आज तो कुछ ना, कल ऐलान दे। कौन दे गया था? वो अवधेश और वो ओमवीर और वो मुकेश और हम ऐलान देगा तो आएगा। फिर क्या हुआ? वो मैं मारे महीने 15 दिन पहले। फिर क्या हुआ? फिर क्या गोली मार दी। किसके मारी गोली? मनोज की। अच्छा, ये कौन लगते थे आपके? लड़का बड़े। आपके लड़का है। 2 अप्रैल की रात्रि को 9 बजे के आसपास थाना कैलादेवी स्थित कैलमुड़ी गांव में पुलिस को सूचना मिली कि मनोज सन ऑफ राजकुमार यादव को उसी के गांव के रहने वाले कुछ साथियों ने मिलकर फायर किया है, जिसकी वजह से मनोज को गोली लगी और उसकी मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया पुरानी रंजिश के चलते ये घटना कारित होना ज्ञात हुआ है। विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें प्रगतिशील है। तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। ताजनगरी आगरा में मोहब्बत के दर्दनाक अंत का एक और मामला सामने आया है। एक पति ने मामूली विवाद में अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी और शव नहर में फेंक दिया। घटना की सूचना फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीनों शवों को बरामद किया है और आरोपी पति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। स्थानीय लोगों की माने तो ओमेंद्र की दूसरी शादी को लेकर पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहा था। इससे परेशान ओमेंद्र ने घुमाने के बहाने ले जाकर पहली पत्नी और अपने दोनों बच्चों का मर्डर कर दिया। थाना सिकंदरा क्षेत्र का यह पूरा मामला है। स्थान से जुमातन का शव बरामद किया गया है। पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। विस्तृत पूछताछ पर आशिक ने बताया कि करीब 3 वर्ष पूर्व जुमातन के साथ उसकी शादी हुई थी, जिससे एक पुत्र 1.5 वर्ष का तनवीर हुआ था। करीब 1 वर्ष पहले जुमातन अपने मैके बिहार चली गई थी। इसी दौरान तनवीर के द्वारा दूसरा विवाह कर लिया गया था। इसी बात से नाराजगी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।